हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है ये एनसीईआरटी सीरीज है आपकी 6 to 12 तक क्लास की। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास 6 और क्लास 7 कर चुके हैं। क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 8 है और यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में आज के में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेके के दशक से लेके 1947 तक, मतलब जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, तो 1870 से लेके 1947 तक की रीड करना है। चलिए देखते हैं। हाँ, चैनल पर अगर कोई भी नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करे और रैंकर मेकर के साथ जुड़ जाए। ये आपका ही परिवार है और आप लोगों को थैंक यू कि 1K प्लस हम लोगों ने जो सब्सक्रिप्शन लोगों ने कर लिया है, तो इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। ठीक है, इसके लिए आपको थैंक्स। और यहाँ पे आपको एनसीईआरटी देखो कंप्लीट तो कराई जाएगी 6 to 12 तक, और उसके साथ साथ यूपीएससी से रिलेटेड या यूपीपीसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेंगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं और मैं आपको बीच में प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए रीड करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेकर 1947 तक के बारे में क्या है। देखो एक पिक्चर दिख रही है। देखो एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे से किया जाता है। तो पिछले अध्याय में हम लोग निम्नलिखित चीजों को पढ़ चुके, वो अभी बात करेंगे। पहले पिक्चर देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के जो गोले थे वो छोड़ती हुई पुलिस है। तो देखो ये स्टैंप पे है। तो इसके पहले हम क्या कह चुके हैं। हमने पढ़ा कि भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों की जो अधिग्रहण हो गया था, वो नए कानून, है ना, नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत हो गई थी। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आए थे। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियां मिली थी, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार की बात हुई थी। और उसके बाद हम लोग हैं 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, तो वो देखते हैं। हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास भी हो चुका है। ठीक है, तो देखो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी लेंगे तो कुछ टॉपिक और आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, नई में कम, क्योंकि नई में क्या उसी चैप्टर्स में उसमें कंप्लाइजेशन उसको कर दिया, इंक्लूड कर दिया गया, बट चीजें अपनी कहीं ना कहीं सारी उन्होंने कवर की हैं। तो इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग को क्यों असंतुष्ट थे, तो ये भी बताना है। हाँ, असंतुष्ट थे तो क्यों थे भैया, बता सकते हैं कि 1870 से लेके जो 1880 के दशक की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश शासन ने जो आर्म्स एक्ट है ना 1887 में लाए थे, तो उसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था, है ना। इसी दशक में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाए थे, गया था, जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के लिए लाया गया था। और हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन द्वारा जो एल्बर बिल्ट लाया गया था, तो एल्बर बिल में भी जो अंग्रेज और भारतीय जो न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए लाया जाना था, और जिसे अंग्रेज लोगों के दबाव में वापस ले लिया गया था। इसके बाद बहुत से जो राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई जो अंग्रेजी नीतियों के विरोध में थी। तो नॉर्मल से इस टाइप के विरोध की बात कर सकते हैं, क्या थे, कुछ पॉइंट थे। तो राष्ट्रवाद का उदय की बात करते हैं, कैसे राष्ट्रवाद का उदय होता है। चलिए देखते हैं। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया, और यह देश क्या है और इसके लिए क्या के लिए है। यह देश क्या है, ये क्वेश्चंस बना दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है, बताइए भैया। तो इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो भारत का मतलब क्या है, तो यहाँ पर रहने और यहाँ की जनता, भारत का मतलब है भारत, और यहाँ की जनता मतलब यहाँ जो वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर तमाम लोगों का घर है। यह देश और उसके सारे संसाधन और उसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। तो इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता तो भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। जब तक सीधा उन्होंने क्या दिया कि अंग्रेजों का, अगर जब तक अंग्रेज अपने नियंत्रण यहाँ से नहीं हटाते तो ये भारतीयों का भारत नहीं है। तो यह चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी।
थी। 1870 से लेकर 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। जो समझ रहे ना, मोस्टली ये संविधान को कहा जाता है कि वकीलों को स्वर्ग, उस टाइम पे भी जो थे लॉ वाले काफी लोग थे, वकील ज्यादा थे। तो इन संगठनों की जो बागडोर थी, वकीली लोग इसको आगे चला रहे थे। अंग्रेजी शिक्षित जो पेशेवरों के हाथों में भी थी। पुनः सार्वजनिक सभा हो या इंडियन एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन भी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सारे नए नए संगठन बनते हैं और अपना अपना जो काम है करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नरम दन गरम दन दो नीति वो गुट भी बनते हैं। तो पुनः सार्वजनिक सभा की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुनः सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का, यहाँ सबके लिए। तो सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। ठीक है, कुछ लोग अलग अलग देशों के हिस्से में काम कर रहे थे, लेकिन उनका मतलब वही था जो मेरा लक्ष्य है वही भारत के लोगों का लक्ष्य है। तो उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके या समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। क्या सोच के काम कर रहे थे? कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता का एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। इस टाइम पे ये जो संस्था चल रही थी, उनके विचार ये थे कि भारतीय को अपने मामले में खुद से विचार लेना चाहिए। फिर 1870 से लेकर 1880 के दशक में, जो अभी हमने बताया था आपका कि क्वेश्चंस का आंसर बताया था ना कि क्यों असंतुष्ट है, क्योंकि जो 1887 में जो आर्म्स एक्ट आया था जिससे हथियार ले लिए गए थे सबसे, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सेंसर से पाएगा, बहुत सारी चीजें थी। तो 1870 से लेकर 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा गया। क्यों? क्योंकि 1878 में देखो 77-78 कुछ ही मिल जाएगा। 1878 में अच्छा ये सही लिखा, उसमें मैंने गलत बोल दिया था, उल्टा 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर पीस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके, है ना। अगर इनके खिलाफ कोई पेपर में कुछ भी छाप रहे हैं तो उनको बंद कर दिया जाता था, उन संस्थाओं को। तो उस टाइम पे वो जो लोगों को चुप कराने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीजें छपती हैं तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 की बात करें, 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ और इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। तो इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है कि कैसे लोग कितने आक्रोशित हो रहे थे। आक्रोशित मतलब गुस्सा रहे थे। संप्रभु का मतलब होता है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से महसूस हो रही थी। समझे कि नहीं? हाँ, क्या कर जो पढ़े लिखे अगर भारतीयों की अगर बात करें तो अखिल भारतीय संगठन जो था आपका AIS था, तो वो 1880 से लेके हाँ हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 1880 से ही महसूस किया जा रही थी कि, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाहे को और गहरा कर दिया कि 1885 से में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना फैसला लिया। किसने? देखो 1885 में देश भर में जो 72 प्रतिनिधियों ने बंबई सभा
करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो पता होगा आपको, एओयूम के दौरान संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, रोसा मेहता, बद्रुद्दीन जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया था, किसने, नौरोजी ने। और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। देखो, एओ ह्यूम की अगर बात करें, ये रिटायर्ड अफसर था और इनका भी एक प्लान ये चल रहा था कि थोड़ा सा झुकाव तो था भारतीय लोगों की ओर, लेकिन भारतीयों को इन पे कैसे विश्वास हो गया था। तो भारतीय ये सोच रहे थे कि एक तो अंग्रेज है ना, रिटायर्ड, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे उन पे थोड़ा सा इनका दबाव भी रहेगा। और वो दूसरी सोच से चल रहे थे, अगर कुछ नहीं रहेगा, कुछ तो एक नेतृत्व तो मिल ही रहा है, और नहीं तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, कुछ नहीं। मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव बोले होगा, अगर सही रहा तो सारी चीजें बेटर रहेंगी, और नहीं तो हमारे तरफ से अंग्रेजों पे थोड़ा दबाव तो बनाएगा कि अंग्रेज का ही आदमी है, जल्दी से कोई कानून विरोध नहीं होगा कोई भी चीजों का। तो कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, यह थोड़ा देख लेते। प्रचारक बढ़ाया था, ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रसार करता है, उसको हम प्रचारक कहते हैं। तो ये आपके यहाँ पिक दिख रही है, दादा भाई नौरोजी है। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, इसको बारे में देख रहे हैं, थोड़ा स्टेटमेंट लिखा है। तो जनवरी 1886 की अगर हम बात करें, द इंडियन मिरर नामक अखबार में लिखा कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी सांसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। तो जो बदरुद्दीन तैयब ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, क्या कहा था, तो तैयब जी की बात देखते हैं कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों में से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। अच्छी बात की गई थी। देखो, उस टाइम पे केवल एक ही था, अगर जितने भी विरोध चल रहे थे हिंदू मुस्लिम के भी आपस में, लेकिन बाद में यही था कि पहले हम अंग्रेजों से लड़ लें, तो यूनिटी भी दिखा रहे थे, फिर आपस का तो जो है फिर होता ही रहेगा, है ना। पहले इनको तो फिरंगियों को तो भगाया जाए यहाँ से। चलिए, यहाँ लिखा है गतिविधि क्या है, तो शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा, तो बताना है आपको। उभरता हुआ राष्ट्र, देखते हैं क्या उभर रहा था, क्या चेंजेस आ रहे थे। तो अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। मध्य मार्गी पार्टी के मतलब कोई बस थोड़ा सा मिडिएट के फॉर्म में रह रही थी, ना तो एकदम से न्यूट्रल थी या ना हाई किसी पे पॉइंट को लेकर चल रही थी एकदम विरोध करके अंग्रेजों का, ऐसा नहीं, मध्य मार्गी थी, बीच का रास्ता अपनाओ। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों की ओर से ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए और पार्षदों को ज्यादा अधिकतर दिए जाए, पार्षदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में पार्षदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं, तो इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो परीक्षा हो रही थी आपकी, तो यहाँ पे कांग्रेस ने मांग की थी कि वो लंदन के अलावा उसको भारत में किया जाए, क्योंकि यहाँ से लोगों को लंदन पेपर देने जाना, वो भी इंग्लिश में ही रहता था सारा। काफी दिक्कत है। निरस्त करना, किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता या अधिकृत रूप से समाप्त कर देना है। तो बात करते हैं, आगे लिखा है कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां
ज़्यादातर जितनी भी नौकरियां थी तो उन पर गोरों का ही कब्जा होता था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अक्सर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी, क्योंकि अगर छोटी पोस्टों पे बड़ी पोस्टों पे हिंदुओं भारतीय लोगों को जॉब दे देंगे तो क्या होगा, पेमेंट हाई होगी तो वो पैसा वहीं रुक जाएगा, और अंग्रेज बड़ी पोस्ट पे रहेंगे तो पैसा वो अपना पेमेंट लिया बकाया ब्रिटेन भेज दिया। तो भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ये सारी चीजें मांगी इन्होंने कि बोलने की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति हो। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। तो बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किए जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए। और उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों के में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए थे। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवरों, जमींदारों, उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, वो सभी लोगों के हक में बोल रही। तो मध्यमार्गी नेता कह सकते हैं हम हैं। मध्यमार्गी नेता जो जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया क्या कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। कुछ लोगों को ये भी लगता था कि क्या है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो न्याय हो या स्वतंत्रता उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो उसका लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, एक ये थॉट दिया गया था। और सोने की चाह में देख लेते हैं क्या है। टिनसबाचर नामक एक मध्यमार्गी नेता थे। 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकेगी। सही बात थी, क्योंकि सभी को भागीदारी दिखानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं। तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में बात करते हैं तो 1890 की बात है ये, कि 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। अब बंगाल हो आपका, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे ये उग्रवादी नेता थे। इन नेताओं ने जैसे नेता ज्यादा अमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे और उन्होंने निवेदन की राजनीति के नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों को महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहना था कि सरकार को अपने नेक इरादों पर नहीं बल्कि उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए और नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइट में लिखा है कि उपरोक्त टिप्पणी के आधार पर शुरुआती कांग्रेस के बारे में कौन सी समस्याओं का पता चलता है, तो आपको ही बताना है।
नेक्स्ट देखते हैं। फिर 1905 की बात आती है कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। तो कब कर दिया था भैया बंगाल का विभाजन? 1905 में। किसने? कर्जन के द्वारा। अभी ये भी बताया जाएगा आपको कि कब इसको रद्द किया गया था, तो 1911 में, है ना। तो 1905 में वायसराय कर्जन के द्वारा इसको विभाजन किया। तो इस वक्त जो बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और बिहार उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन देखो प्रशासनिक नहीं, अंग्रेजों ने दरअसल, अगर हम बंगाल का भारत का मैप बना के देखेंगे बंगाल का नक्शा, तो इन्होंने पूर्वी और इधर जिसमें उड़ीसा और आपका वो आ जाएगा, सॉरी बिहार और उड़ीसा ये आ जाएगा, और इसको बंगाल पश्चिमी सब दो हिस्से से दरअसल के मुस्लिम और हिंदुओं को बंटवारा किया था। आपके जो पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा थे, तो उस हिसाब से इन्होंने बांटा था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। परंतु इस प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था? अब बताइए, ये क्वेश्चन कर दिया गया हमें लोगों से, बताइए। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक सुविधा का क्या मतलब, वो बड़ा करके ऊपर देख लेते हैं। तो इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से ही था, है ना। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग, तो जस्ट ही बताया, पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो यहाँ से उनकी देखो बांटो और राज करो वाली नीतियां भी शुरू हो जाएंगी अंग्रेजों की। तो बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और मध्यमार्गी आमूल परिवर्तन कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए, जनप्रतिनिधियों के नए नए राष्ट्र ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु इन इलाकों में इसकी भारी अनुकूल सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के, आंध्र ही बोलते उस टाइम पे, आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। कोई क्वेश्चन सीधा मिलेगा कि वंदे मातरम आंदोलन इसे किस एरिया में कहा गया था, तो आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों और राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उद्योग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, जो उग्रवादी कहलाएंगे। अभी 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरे महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में जैसे मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1906 में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। देख लो, ये अंग्रेजों की तरफ चले गए। दरअसल ये अंग्रेजों की साइड इसलिए जा रहे हैं कि कुछ अपना हित चाहते थे। देखो, क्योंकि यहाँ पे नवाब थे, जमींदार थे, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं फायदा ही होगा ना। यहाँ पे गरीब तबके के लोग थे, वो विरोध कर रहे हैं, तो लीग ने तो इसका समर्थन किया, क्योंकि लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। फिर 1909 की बात करें तो 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली अंग्रेजों की कि निर्वाचक व्यवस्था की अलग से मांग करेंगे। अब परिषदों में कुल सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। पहले ऐसा था, जिसका मुस्लिम खड़े तो मुस्लिम वोट देंगे, तो ये सिस्टम पे इनको सीट का परिषदों में बढ़ा देंगे। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। अब लोग चाहेंगे कि हम अपने राजनीतिक समर्थन दें और धार्मिक चीजों को बढ़ावा मिलेगा उससे। फिर 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए वह बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बनाया गया, दबदबा बन गया ऐसे बोल सकते हैं। जबकि तिलक के अनुयायी जो थे ना,
तो तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता, जो 1916 15 लिखा है लेकिन 1916 में अगले साल लिखा ना उसमें बढ़, तो अगले साल ऐतिहासिक लखनऊ समझौता दस्तखत हुए और दोनों संगठनों में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तो देखिए ये 1907 में कांग्रेस में दो गुट बन जाते हैं, उग्रवादी और हम बोल सकते हैं कि उदारवादी और उग्रवादी, है ना। तो वो दोनों गुट कांग्रेस के हो जाते हैं। उग्रवादी जो अपना समर्थन चाहते थे, लेकिन उनको जो नरम दल के लोग थे उनका समर्थन ज़्यादा लोगों को उनका समर्थन था, तो वो अपने कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुन लेते हैं जिसको भी चुनना है, और ये लोग बहिष्कृत किए जाते हैं, तो ये बाहर से समर्थन करते रहते हैं। फिर लेकिन जब इनको पता चला कि इससे बंटवारे से हम लोगों को मतलब लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखता, एक साथ करके फिर विद्रोह करेंगे। फिर 1916 में इनका लखनऊ समझौता होता है, और इसमें मुख्य भूमिका अगर हम बात करें तो जिन्ना जी और एनी बेसेंट कहते हैं कि जिन्ना ने यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, साइड से थोड़ा कुछ देख लेते हैं, इसमें कुछ था। ये लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनवादी एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। ये देखो, दिख रहा है ऊपर भी कुछ साइड से चीजें थी, ये पिक्चर देख लो। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूमों में शामिल होने लगे थे, ठीक है। और एक पिक्चर और थी, ये इसमें लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए, तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार है, जैसे केसरी, है ना। ब्रिटिश शासन का ये कट्टर आलोचक बन गया था, दिख रहा है ना, केसरी पेपर है। तो यहाँ तक ये हो गया था। आगे देखते हैं। तो फिर यहाँ साइड से लिखा है कि हम लोग देख सकते हैं कि क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल बदलाव लाने की हिंसा का उपयोग करना। जनराष्ट्रवाद का उदय देखते हैं क्या था इसमें। तो दरअसल बात है कि 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया, मतलब एक जन आंदोलन बन गया था। किसान इसमें हैं, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार तो औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास जो व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे, ठीक है। तो व्यापारी लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे थे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, इसके बारे में सोचना है, आपको बताना है क्यों हो रहा था। तो हम बात कर सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध की बात लेके नीचे लिखा है कि जो पहला विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। समझ रहा है कि नहीं, किसमें? ब्रिटिश जो भारत था आपका, इसके रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था, और इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे कर, जो इतने इस पे जो कर लगते थे उनको बढ़ा दिया था। तो सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आ गया था, और आम लोगों की जिंदगी में मुश्किलें होती गई, क्योंकि जो चीजें महंगी हो रही हैं तो वो आम लोगों पे असर पड़ेगा। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह जो था वो समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आप अध्याय 6 में देख चुके कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट के बोरे, है ना, कपड़े, तो ये सब बनाए जा रहे थे। तो अभी आप देखेंगे इसमें कि जो चमड़े का कार भी देखेंगे, है जो मतलब देख रहे, पहले उसमें जो अछूत लोगों के लिए इनको वर्णन किया गया था वो लोग कर रहे, लेकिन इस टाइम पे जो है ना, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब लोग कुछ ना कुछ व्यापार में रहेंगे। जूट के बोरे, कपड़े, तो ये सारी चीजें आ गई थी। पटरियां, इन सब की मांग बढ़ा दी गई, और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई, जो आयात में कमी लाई गई है बाहर से चीजें। तो इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। समझ रहे कि युद्ध ने अब युद्ध हो रहा है तो अंग्रेजों को सेना बढ़ानी ही पड़ेगी। एक विदेश
विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया था। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। जितने भी भर्ती हो गए थे वो भी विरोध करते थे। इसके अलावा 1917 की बात करें तो 1917 में रूस में क्रांति हुई और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, तो जिससे भारतीय जो राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। महात्मा गांधी का आगमन देखते हैं और सीक्वेंस से इनकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। आते हैं, फिर ये कहाँ पे पहला सत्याग्रह करते हैं, कौन से आंदोलन में भाग लेते हैं, तो सारी चीजें, क्योंकि गांधी जी से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं महात्मा गांधी का आगमन इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और वे वहां पर नस्ल भेदी जो पाबंदियां के खिलाफ अहिंसा का आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता हो गई थी। मतलब वहां पे भी जो रेस मतलब कलर की वजह से हो, जाति से वजह से हो, गरीबी अमीरी की वजह से, तो वहां पे अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ट्रेनों में चलने नहीं दिया जाता था आम लोगों को, है ना। रोड पे नहीं, जब रात में 9 बजे के बाद निकलने नहीं दिया जाता था, क्यों, अंग्रेज लोग निकलते थे। तो वहां पे ये सारी चीजों को विरोध कर ही रहे थे। पहले से यंग इंडिया नाम से वहां से गांधी जी ने वहां पे एक समाचार पत्र भी निकाला था, तो और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन की वजह से हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील हो, मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। दरअसल गांधी जी जब भारत आते थे 1915 में, पहले तो 1 साल तक ये पूरा भ्रमण करते हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर लेते हैं तो उधर से उधर तक। फिर ये जाके साबरमती आश्रम में एक साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम बनाते हैं। फिर उसके बाद ये बिहार जाते हैं, बिहार के बाद ये अहमदाबाद जाते हैं। तो इस टाइप से इनका सब चलता रहता है। अभी देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया, देखो लिखा है ना। और इस दौरान ये वे लोगों उनकी जरूरतों को, हालात को समझने में लगे और उनके शुरुआती प्रयास जो चंपारण, सबसे पहले बिहार में, खेड़ा, फिर अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में इन्होंने भाग लिया था इन आंदोलनों में। और ये आंदोलन देखो क्या है, उसमें आप डिफाइन किए गए कहाँ किसकी वजह से था। तो आप लोगों को पता होगा, बिहार का 3 कटिया वाले से जो चंपारण था, खेड़ा आपका लगान से रिलेटेड था, अहमदाबाद वाला मजदूरों से रिलेटेड था, वहां पे जो काम कर रहे थे। तो ये पिक्चर है नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। तो कहाँ पे किया था नटाल कांग्रेस का? दक्षिण अफ्रीका में किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1895 में। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं भैया, देख लो कहाँ गांधी जी। हाँ ये है आपके गांधी जी, देखो पहचान लो भैया, ये देख रहे हो। हाँ, यहाँ पे आके ये त्याग देते हैं ये सब। चलिए, तो सामने आए जिस सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया, इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। तो कुछ महान पुरुषों से यहाँ मिलेंगे। और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब इन सबको मॉडर्न जो बुक आती है अब उसमें पढ़ेंगे कि कितना टैक्स है। 35% इन्होंने मजदूरी को बढ़ाने की बात की गई थी, जो वेतन था उसका। फिर सरकार कितना मानती नहीं मानती है टैक्स। और उस पर तो जो था खेड़ा वाला आंदोलन के टैक्स नहीं देंगे ना, खेती बर्बाद हो गई थी, वहां पे फसल नष्ट हो गई थी और अंग्रेज क्या है वो कर माफ नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए फिर वहां पे भी कर माफ करते। वो कहते हैं जो देने लायक योग्य है, जिनकी फसल अच्छी हुई वो देंगे। तो वो सारी चीजें आपकी मॉडर्न बुक में और मिल जाएंगे। तो आइए अब 1919 से लेकर 1922 तक के बीच आंदोलन के कुछ गहराई से देखते हैं कौन कौन से आंदोलन थे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 1919 का रॉलेट सत्याग्रह। पहले देख लेते हैं, साइड से कुछ चीजें छूटी थी नहीं तो कवर करने चलता, कुछ भी नहीं छोड़ना यहाँ पे। क्रांतिकारी हो गया था, पता लगा कि पहला विश्व युद्ध किन देशों में लड़ा था। तो ये आप
पता लगा सकते हैं प्रथम युद्ध किन देशों ने लड़ा था, तो 1914 से लेकर 1918 तक। तो पता होगा आपका, एक साइड आपका था ब्रिटेन, और बाद में इसमें यूएसए भी आ गया था, और ब्रिटेन के साथ चलिए इधर ऐसे कर ले, मित्र राष्ट्र थे और ध्रुवीय राष्ट्र थे। तो यहाँ जर्मनी था, जापान था, ठीक है। यहाँ ब्रिटेन के साथ साथ यूएसए था, और अभी तो 2-3 और हैं, ब्रिटेन था, यूएसए था, इसमें रूस भी था, ये सब साथ में थे, ठीक है। और यहाँ पे जर्मनी और तुर्की था, इस साइड में तुर्की था, तुर्की से तो होता है इनका। तो यहाँ पे ये सब इनका युद्ध होता है, मित्र राष्ट्र और राष्ट्र। तो यही बताना था आपको, 1914 से लेकर अभी आएगा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे, कहाँ पे, एक मिनट, अच्छा ये हो गया था। तो रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह की बात करते हैं। यहाँ कुछ लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारियां इकट्ठा करें। जलियांवाला बाग क्या है, यहाँ किस तरह के अत्याचार हुए थे, अत्याचार कैसे हुए थे बताएं। चलिए वो छोड़ते, पहले हम लोग देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह, इसी में सारी चीजें आ जाएंगी। तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे, अंडरलाइन करते रहना, क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में या अपमान या याचना दिवस के रूप में इसको मनाया। 6 अप्रैल को याचना दिवस मनाया था, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाए। हड़तालें की जाए और आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया जाए। देखो विरोध वो हिंसक नहीं करेंगे, अहिंसक रूप में करेंगे। देखिए एक पिक्चर दिख रही है, इसमें साइट में देखना है, लिखा है कि वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी, बात के इस क्षेत्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखो कितनी गोलियां चलाएंगे, कितने लोग मारे गए थे। ये आपका जलियांवाला हत्याकांड की जगह। नाइटहुड क्या था, तो नाइटहुड ब्रिटिश जो राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की जो अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। तो रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 की अगर हम बात करें, पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल की बात है कि बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। अभी आपका जो 13 अप्रैल को इसी महीने निकला है, तो आपको वो उसी टाइम का था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि थी उसे गुस्सा जताते हुए उसकी उपाधि को वापस लौटा दिया था। और रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के प्रयास किए थे। महात्मा गांधी भी यह चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोग यानी सभी हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुस्लिम किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करेंगे। गांधी जी के विचार थे वो सही थे, आज की तरह राजनीति नहीं थी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को हम लोगों को देखना है। ये खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का जो उजलत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के जो खलीफा कहलाने वाले, मतलब सुल्तान हो या खलीफा, इनको दरअसल मुसलमानों का खलीफा कहा जाता है या धर्मगुरु कहते थे। तो सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था कि भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने जो ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए।
तो खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो यहाँ से देखो असहयोग आंदोलन चलेगा, वहां से खिलाफत आंदोलन, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से रीड करना है। तो गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, मतलब जैसे आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। फिर यहाँ पे 1921 से लेकर 1922 तक की अगर बात करें तो 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू की अगर बात करें, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1920 से लेकर 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई थी। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े हुए थे। तो लोगों की जो पहलकदमी क्या थी वो हम लोग देखते हैं। क्या कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया। गांधी जी तो अहिंसक के समर्थक थे, तो अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूह ने गांधी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों में मेल नहीं खाते थे। तो सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं, कहां से किस नेतृत्व किसने किया था। तो खेड़ा की अगर हम बात करें, खेड़ा जो गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया था। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा भी की जाती थी। चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे और उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। तो हर जगह से पूरे भारत में कहीं ना कहीं से इनका विरोध शुरू हो जाता है। तो साइड से देख लेते हैं पहले क्या था यहाँ पे। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत क्या है? पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत, अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? तो अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी, इस बारे में गांधी जी का यह कहना था। प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अत्यंत सिद्धांत को सीख लिया है। तो इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। ये गांधी जी कहते हैं कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है फिर भी आप मत रखिएगा, बिल्कुल से प्रेम पूर्वक बात करिए। ये 12 मार्च 1938 में गांधी जी का स्टेटमेंट था। घेराबंदी के बारे में बात करेंगे तो घेराबंदी की बात होती है कि लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन होता है। महंत वर्ड आया यहाँ पे। महंत का मतलब सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता जो होते हैं। गैर कानूनी बेदखली का मतलब होता है पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। चलिए हम लोग बात करते हैं कि पंजाब में सिखों के जो अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे जो भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। तो असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी थी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यह चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का
एस कान किया जाने लगा था, इसलिए गांधी जी को महात्मा गांधी जी कहा जाता। आप उनके बारे में पढ़ेंगे जब ही कहेंगे। तो कहते हैं ना कि अंग्रेजों को, मुसलमानों को ये नहीं किया। वो कह रहे भाई पढ़ो पहले, उनकी विचारधारा ही पहले थी कि हिंदू मुस्लिम एकता पे बल लेते थे। तो महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि थी। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता है रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वराज मंदिर बनाया इन्होंने, और आप देख सकते हैं कि तस्वीर में गांधी जी, ये देखो कृष्ण का, और नेहरू जी आपके यहाँ पे अर्जुन का रोल निभा रहे हैं, वहां सरस्वती बैठी है। तो ये पूरा एक पिक्चराइजेशन किया गया अच्छे से। जनता के महात्मा, तो किसने इनको जनता के महात्मा कहा था और क्यों उनका नाम पड़ा, ये देखते हैं। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को तरह तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। तो गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। तो ये वर्गीय टकराव नहीं करते थे, वर्गीय एकता के समर्थक थे। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ हैं, उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतियार मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया था। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से ही मिली थी। तो कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थे। तो थोड़ा सा प्रतापगढ़ के बारे में देख लेते हैं। क्या था कि वो वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। तो इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर जो सीआईडी तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। क्या था? दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते थे कि उन्होंने ही बेदखली से रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। और हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं, ये जनता कह रही थी। तो देखो, विरोध तो उन्होंने जमींदारों को सही करना ही चाहिए था उस समय। तो गतिविधि है, स्रोत 4 को पढ़ें। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे? गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं परंतु सरकार के विरोधी नहीं। आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी क्यों थे? तो ये स्रोत 4 को आप पढ़ के, ये अभी जस्ट पढ़ा है, इसको लिखना था आपको। हम बात करते हैं 1922 से लेकर 1929 तक क्या घटनाएं घटी थी इसके बारे में। तो धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करना है, कौन सी घटनाएं कब घटी थी, बाई हेडिंग को चलते रहेंगे। तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरोध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया था, है ना, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ध्यान देना, चोरी चोरा जो पुलिस कांड के बाद या हम पुलिस थाने पे हमले के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो उस दिन दरअसल गांधी जी इसलिए उन्होंने, उनका कहना था कि हम हिंसक नहीं होना, अहिंसक थे वो। तो अब हिंसक जो लोग करने लगे थे, हिंसा को फैलाने लगे, तो इस वजह से उन्होंने ये आंदोलन गुस्से में आकर वापस ले लिया था। और ये आंदोलन बहुत प्रभावी था। अगर यहाँ वापस नहीं लेते तो हम देश और पहले ही आजादी मिल जाती। लेकिन क्या है, लेकिन सिचुएशन, उनका कहना भी अलग था कि हम हिंसक है ना। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। जी, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनाकार कार्य शुरू करने लगे। रचनाकार कार्य का मतलब लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ना और कार्य करना, मदद करना। यहाँ पे आपको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। इनका कहना है कि आप सिस्टम में घुस के जाइए पहले, फिर वहां से विरोध करिए। तो 20 के दशक के माध्यम में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। फिर हम बात करेंगे 1930 में शुरू किए गए जो सबने अवज्ञा आंदोलन आता है।
सबने अभिज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब जिसको हम आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। एक भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन जो आरएसएस था। तो भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। तो इस दशक के आखिर में कांग्रेस क्या करती है वो देखना है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में जवाहरलाल नेहरू 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। ये यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इसको घोषित कर देते और इस वजह से हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं अब तो, है ना। लेकिन क्या उस समय इसी डेट को 26 जनवरी को लागू करने का, और वैसे कुछ अभी जो 26 जनवरी 1947 से जो हम लोग 1949 से जो मना रहे हैं, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इस वजह से उसको मनाया जा रहा है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ये चित्तरंजन दास है और स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे और वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफी सक्रिय रहे थे, ये देख लीजिए। और ये आपका साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं, देखो दिखेगा आपको हर जगह, पूरा बॉम्बे से लेके हर जगह तक ट्रेन, लोग पैदल जाके का ट्रेन जा रही है तो उसमें साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। बहुत विरोध किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी हैं। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, तो इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष फैला और हुआ था और सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया। प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ। तो ये देखो भगत सिंह जी की पिक है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट बंदा था, है ना। तो बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद, ये दो इनके स्टेटमेंट थे। ये भगत सिंह हैं आपके, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए जो मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे, इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित जो फिरोजशाह कोटला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। जो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है, आप इस टाइम पे उसका नाम अटल जी अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, करंट से अगर आपको रिलेटेड रखना है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो इसी लाठी चार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये अपने दोस्त का बदला लेने गए थे और इन्हें सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों लोग को देखिए, किसी की मौत भी नहीं हुई थी इसमें जो बम फेंका था। उनका कहना ही था कि बहरों लोगों को सुनाना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी, समझ लीजिए, छोटा सा बालक था। बालक नहीं, लेकिन क्या उम्र थी, 23 साल, आप समझ सकते हैं। चलिए गांधी जी का दांडी मार्च देखते हैं क्या होता है इसमें, कहाँ से शुरू करते हैं, कितना किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। तो महात्मा गांधी और अन्य
राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया, क्योंकि सभी लोग के लिए नमक जरूरी है। तो गांधी जी और उसके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर, कहां से शुरू किया, साबरमती से कहां तक, दांडी तट तक पैदल गए, 240 किलोमीटर तक चल गए, और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया, और इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया कि सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया, और भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, तो प्रांतीय स्तर पर 2 साल की कांग्रेसी शासन के बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे, क्योंकि थोड़ा हिटलर का नेचर ऐसा था है? इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी, कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। तो थोड़ा साइट ऊपर से हम लोग देख लेते हैं क्या छूट रहा था। ये देखो, ये महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ये 6 अप्रैल 1930 का दांडी की पिक्चर है ये। तो स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की जो अम्बाबाई थी, उनके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन स्वयं, उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अंग्रेज जो अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों और शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की जो अम्बाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती तो सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन कराती। प्रभात फेरी देखो पहले गांव में होती, अभी भी होती है। सुबह 4 बजे उठ के पूरे गांव में हरे राम हरे कृष्ण करते हैं। इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जहोदद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी ने महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया था कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। ये एक स्टेटमेंट था और ये पिक्चर हो गई। अब ये देखो साइड से एक पिक्चर और दिख रही है आपको। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू हैं, पेरिस में 1931 में जाती है। देख लो इस टाइप की दिख रही है ना। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर उन्होंने पहली महिला थी, वो 1925 में बनी थी। कांग्रेस जो कानपुर से हुआ था ये चुनाव। जब वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 30 के दशक में जब नवरंगपुर कांग्रेस की बात है कि उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहब्बत लिखते हैं, ये बताते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित
पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज्यादा घायल हुए। 1000 से ज्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता, को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। तो बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक वो जेल में भी रहे थे। देखो, एक महान पुरुष है, उनके बारे में थोड़ा सा अलग से ऐड किया गया, ये चीजें जानना रहता, नहीं तो लोग पढ़ते गए पता ही नहीं चलेगा। प्रांतीय स्वायत्तता के क्या होता है, तो ये संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो प्रांतीय स्वायत्तता कहलाती। चलिए आगे देखते हैं क्या एक पिक्चर बनी है, इसको देख लेते हैं। साइट में इसके बारे में लिखा भी है। चित्र है 14, ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त जो 1942 का है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए थे। देखो, ये दिख रहा है आपके पिक्चर में, बोस और INA। तो पहले इसको साइट से हम लोग पढ़ते हैं, फिर बोस जी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग है हमारी भारत छोड़ो, उसके बाद भारत छोड़ो। उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक, पहली बार कहते कि अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान, युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया था। देखो, अभी इसी में यह जब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ये लोग विरोध कर रहे हैं, फिर अंग्रेज लोग जो स्कूल के स्टूडेंट रहते हैं उनको इतने कोड़े मारते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं, अपना गुस्सा निकालते हैं कि आंदोलन में क्यों शामिल हुए थे। बहुत सारा अभी मॉडर्न विपिन चंद्र की बुक को अलग से पढ़ेंगे ना ये, तो उसमें थोड़ा सा आपके फैक्ट और इंक्लूड है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया और 1943 को के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देखते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने इस देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, केवल इसमें यह रहता कि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व हो। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था, मतलब समझ रहे हैं, अलग से प्रतिनिधित्व की मांग को क्यों की थी। तो 1900 दशक की अगर बात करें कि आखिर सालों से लीग मुसलमानों और हिंदियों को अलग राष्ट्र मानने लगी थी, तो जो कांग्रेस लीग थी उसी में से विरोध चल रहा था कि कोई वो मुसलमानों को अलग लीग मानने लगी थी। तो इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव के कारण ये मांग करने लगते थे कि मुसलमानों का अलग प्रतिनिधित्व हो, स्वायत्त व्यवस्था हो। तो इन दोनों के बीच में जो तनाव हो रहे थे, तनाव की वजह से तनाव का भी हाथ रहा होगा 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। फिर 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया था। तो पूरा तो कांग्रेस का ही हाथ दिख रहा है। देखो, कांग्रेस ये वाली कांग्रेस नहीं थी, अभी आप सोच रहे हो पार्ट उसी का, लेकिन वो
उसमें सभी लोग थे, पहले कोई पार्टी भी नहीं बनी थी। तो 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लोग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए और 1945 के विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी थी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। क्योंकि भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, इस वजह से अब असफल हो गया। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। तो फिर 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव होते हैं और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लीग को बेजोड़ सफलता मिली। तो लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 की बात है कि ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यभावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया और इससे उसने जो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। कई लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस दिशा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का जो नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो साइड से कुछ चीजें थी, पहले हम ऊपर से देख के आते हैं। चलिए यहीं देख लेते हैं। ये क्या है? हिमालय जो हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा रहते हैं। देखिए भैया कैसी भीड़ थी, इतने भूखे प्यासे लोग। इधर साइड से कुछ लिखा था कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रमुख और जो पश्तून नेताओं में से एक थे गांधी जी के साथ में। इस चित्र में आपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 में गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी, मतलब बुराई भी की थी। थोड़ा ऊपर साइड से देख लें। गांधी जी और नेहरू जी बतिया रहे हैं। देखो, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 में गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से मतलब ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तत्व तथा संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं हो। ये छूट गए थे। देखो अभी हम सारा करा रहे हैं। यहाँ से देखते हैं बोस और एनआईए के बारे में। बोस जी को नहीं छोड़ना। बोस INA, तो सुभाष चंद्र बोस की ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में इन्होंने ही बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। तो भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जिसे हम INA का गठन किया।
तो 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश में भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा भी लिया था। ये मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य, ये सेवाग्राम 1942 की बात है। तो देख लेते हैं क्या मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था और इनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आजाद इस्लाम के विद्वान और वादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध भी किया था। फिर गांधी जी वार्ता से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती जो सी राजगोपालाचारी की बात कर सकते हैं। तो ये वायुवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 से लेकर 1947 तक दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में से एक अहम भूमिका अदा की इन्होंने। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार के से थे और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पहले 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इधर देखते हैं गांधी जी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, सितंबर 1944 की बात है ये। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। तो ये सारी चीजें कवर हो गई और हम लोग क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं इसके। ये हो गया था, फिर से याद करें क्या याद करना है तो देखते हैं 1870 और 1880 के दशकों में। कब? 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे, तो ये बताना है। तो 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट होने के कारण हम बता सकते हैं कि उनकी जमीन छीन ले गए थे, अधिकार छीन ले गए थे ना। जो 1887 में आर्म्स एक्ट आया था जिससे हथियार छीन ले गए थे। इसी दशक में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिससे सेंसरशिप लगा दिया था न्यूज़पेपर पे, वो सब। अंग्रेजी शासन द्वारा एल्बर्ट बिल जो अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए लाया जाना था, जिसे अंग्रेज लोगों ने के दबाव में वापस लिया गया था। तो ये दो हो गए, है ना। इसके बाद बहुत राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई जो अंग्रेजी नीतियों के विरोध में थे। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो ये भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के पक्ष में नहीं बोल रही थी, बल्कि ये समुदाय के जो सभी समुदायों के पक्ष में बोल रही थी, ऐसे बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा कि पहले के विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े थे। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो हम बोल सकते हैं इस युद्ध की वजह से जो ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था, अभी पढ़ा हम लोगों ने। इसी खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफा तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की जो चीजें थी वो महंगी उछाल हो गई थी, मतलब महंगी हो गई थी। आम लोगों की जिंदगी पर मुश्किल होती थी। तो इस युद्ध में हम बोल सकते हैं कि औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूते के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ा दी गई थी और अन्य देशों में से भारत आने वाले आयात में कमी ला गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 1940 की मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने देश के जो पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। ये मुस्लिमों के लिए एक स्वायत्त व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन ये बाद में पश्चिम में पूर्वी पाकिस्तान बनता है। ये कहानी अलग से, कोई दिक्कत नहीं, वहां ऐड नहीं करना। 1971 में अलग होता। तो मध्यमार्गी कौन थे ब्रिटिश, क्वेश्चन नंबर 5, मध्यमार्गी कौन थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। तो कांग्रेस के वे नेता हम मध्यमार्गी कह सकते हैं जो अपने उद्देश्य और तरीकों से मध्यमार्गी थे। वे देश के प्रतिनिधित्व भी करना चाहते थे और सरकार में मिलकर शासन भी करना चाहते थे।
तो मध्यमार्गियों को जैसे हम बता सकते हैं, इन्होंने जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध किया था, क्या था, वे जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने इसे जनता तक पहुंचाने के लिए अखबार निकाला, लेख लिखे। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश देश के विभिन्न भागों में अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है कि कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति में मध्यमार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी। तो कांग्रेस की आमूल परिवर्तनवादी की बात करेंगे। कांग्रेस की जो आमूल परिवर्तनवादी, जैसे हम बोल सकते हैं धड़ा, जो दो भागों में बट गया था, गरम दल भी कह सकते हैं, और जो है ना एक मध्यमार्गी था जो नरम दल कह सकते हैं। तो मध्यमार्गी मतलब नरम दल की अगर बात करें तो राजनीति करते थे, जबकि आमूल जो परिवर्तनवादी धड़ा इसकी आलोचना करते थे, मतलब जो कौन थे, गरम दल के। तो अमूल परिवर्तनवादी मतलब आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों को महत्व पर जोर देते थे, जबकि मध्यमार्गी अंग्रेजों की आलोचना तो करते थे परंतु उनके साथ मिलकर काम भी करना चाहते थे। तो अमूल परिवर्तनवादी धड़ा स्वराज के लिए लड़ना चाहते थे, जबकि मध्यमार्गी अंग्रेजी सरकार से अपने हक के लिए निवेदन करते थे या उनके सामने अपने गांवों को रखते थे, मांगों को यार सिंपल छोड़ो के धड़ा क्या था कि अच्छी दशा, एक गरम दल बना एक नरम दल ना, गरम नरम। तो इसमें आपके पाल बाल लाल बाल पाल 4 लोग आ गए थे। इन लोगों को क्या था कि इनको भगाओ मारो कूटो, अंग्रेजों को जैसे भी विरोध कर सकते भगाओ। इनका कहना था कि हम सरकार के साथ मिलकर अपनी मांगें पूरी करेंगे और उनसे फायदा भी लेते रहेंगे उनके साथ काम करने के। तो आई होप ये आप लोगों को पसंद आया। देख लेते हैं, क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, भी और क्वेश्चन है। आइए कल्पना करें, मान लीजिए कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद संक्षेप में बताइए कि आप संघर्ष के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं और आप किस तरह का स्वतंत्र भारत रचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखते हैं क्या है। 7 में लिखा है, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह के रूप ग्रहण किए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तो हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन का भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न रूप देखने को मिला। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया था। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे जो बंद सत्याग्रह किए थे। सिंध और बंगाल भी जो खिलाफत असहयोग के गठबंधन के ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया था, है ना। तो पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन भी असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। तो गांधी जी को लोग एक तरह का मसीहा समझने लगे थे। प्रतापगढ़ का जो आपने देखा था ना, जमींदारों ने खेती वापस कर दी थी, जो ने मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता था। असम तो गांधी जी की जय जय के नारे लगाते हुए चाय का बागान मजदूर में अपने बागानों की नौकरी छोड़ते रहते। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया, अभी जस्ट हम लोगों ने रीड किया कि उस समय नमक की जो उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। नमक एक ऐसा वस्तु है जो देश के अमीर और गरीब कोई भी हो, सबके लिए उपयोग है। तो हम कह सकते हैं यहाँ लोगों के आम जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो गांधी जी या जो भी अन्य राष्ट्रवादी का मानना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। तो इसी वजह से गांधी जी को भरोसा था कि ऐसे मुद्दे के साथ देश का सभी तबका उनके आंदोलन के साथ जुड़ सकता है, मतलब सभी लोग आ सकते हैं, कोई गरीब अमीरी वाली बात नहीं। तो यही कारण है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 1937 से लेकर 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा कीजिए जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। अपना बेटा पाकिस्तान जब पैदा होता है तो उसके बारे में चर्चा करना है। अपना नहीं, भारत का बेटा, हम सबका बेटा। तो 1937 से लेकर अगर 1947 तक की हम घटनाओं का बात करें तो 1930 के दशक में आखिरी जो सालों से मुस्लिम लीग मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। 20 और 30 के दशकों के बीच हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कुछ तनाव भी इसका कारण था, ना? और 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की हार ने मुसलमान अल्पसंख्यक यह सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्हें लगा कि आगे भी लोकतांत्रिक संरचना में वो गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। तो और मुसलमानों को भय था कि उन्हें प्रतिनिधि ही नहीं मिल पाएगा। इस वजह से जिन्ना चाहते थे अलग एक देश बन जाए, उसका वो प्रतिनिधि मिल जाएगा, हेड रहेंगे मुसलमानों के। फिर 1937 में जब मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी,
लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस भी कम नहीं थी। 1945 में अंग्रेज मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बातचीत में बहुत सारे जो मुसलमान कांग्रेस के साथ थे, परंतु मुस्लिम लीग खुद को भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि मनवाना चाहती थी। कांग्रेस ने इस दावे को नामंजूर कर दिया था। फिर 1946 की बात करें, दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए और कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा और मुस्लिम लीग भी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की, जहां पे उनको मुसलमानों को वोट दे सकते थे, वो वाली जीत गए। परंतु पाकिस्तान की मांग पर वह चलती रही। तो 16 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मानने का आह्वान किया और उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क गया और ढेर सारे लोग मारे जाते हैं, ऐसे दंगे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एनसीईआरटी की सीरीज पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। और थैंक यू आपको बन के सब्सक्राइब करने के लिए। ये हम लोग क्लास 8 का मैंने एनसीईआरटी खत्म, हिस्ट्री का कर दिया। अब देखते हैं कल से क्लास 9 का करेंगे, ठीक है, या और कुछ सब्जेक्ट देखते हैं। चलिए मिलते